हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7 करंट एनसीईआरटी बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इकाई 3। लिंग बोध और जेंडर। लिंग बोध और जेंडर शिक्षकों के लिए लिंग बोध या जेंडर एक ऐसा शब्द है जिसे आप सभी अक्सर सुनते हैं। बहरहाल यह आसानी से स्पष्ट नहीं होता है। ऐसा लगता है कि इसका हमारे जीवन से खास लेना देना नहीं है और हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही इसके चर्चाएं सुनते हैं। वास्तव में तो हम सभी अपने जीवन में रोज ही इस सत्य का अनुभव करते हैं और यह निर्धारित करता है कि हम कौन हैं और क्या हो सकते हैं, कि हम कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं। जिंदगी के बहुत से विकल्प हमारे लिए अंततः इसके आधार पर ही तय होते हैं। लिंग बोध या जेंडर की हमारी समझ है हमारी अपने परिवार और समाज से ही बनती है। जो लिंग और जेंडर है ना, तो ये हमारी समझ हमारे परिवार से ही और हमारे समाज से ही बनती है। ठीक है, लिंग की बात करें या जेंडर की बात करें तो इसकी समझ हमारे परिवार से और हमारे समाज से ही बनती है। हम लोग को इसी बात की पढ़ाई इस चैप्टर में हम लोग को देखने की मिलेगी। ठीक है, यह हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतों और पुरुषों को जो भूमिकाएं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं वे स्वाभाविक हैं। तो हमें उस दिशा में मतलब उस डायरेक्शन में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतों और पुरुषों को जो भूमिकाएं हैं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं वे स्वाभाविक है। तो वो क्या है, वो स्वाभाविक है और पहले से तय है। तो पहले से क्या है, ये तय है। वास्तव में ये भूमिकाएं दुनिया भर में भिन्न भिन्न समुदायों के लिए अलग अलग होती है। तो बात करेंगे तो ये वास्तव में दुनिया भर में भिन्न भिन्न समुदाय भिन्न भिन्न लोगों के लिए अलग अलग होती है। अतः लिंग बोध से हमारा आशय है, तो जो हमारा लिंग बोध है उससे आशय है हम उनके जो उन अनेक सामाजिक मूल्य है सामाजिक मूल्य हैं और रूढ़िवादी धारणाओं से है। तो क्या है, ये अनेक सामाजिक मूल्य और रूढ़िवादी धारणाओं से है जिससे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के तो फिर क्या है, जो हमारी संस्कृति है ऐसा जो हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। तो क्या है, हमारे संस्कृति में जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है उसको जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। यह शब्द हमें बहुत सी असमानताओं और स्त्री व पुरुष के बीच के शक्ति संबंधों को भी समझने में सहायता करता है। तो ये शब्द क्या है, जो असमानता है और जो स्त्री व पुरुष के बीच जो शक्ति संबंध है तो उसको समझने में सहायता करता है। तो आगे के 2 अध्याय हमारे समाज की लैंगिक संकल्पना को बिना इस शब्द का प्रयोग किए हमारे सामने रखते हैं। तो फिर हम लोग देखेंगे जो अध्याय 2 है, आगे के 2 अध्याय, तो उसमें क्या है कि समाज की जो लैंगिक संकल्पनाएं है तो उसको बिना इस शब्द का प्रयोग किए हमारे सामने रखते हैं। अच्छा होगा कि विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो क्या होगा, जो विद्यार्थी है तो इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि विभिन्न शैक्षणिक पद्धतियों जैसे कहानियों की प्रस्तुति, विशेष अध्ययनों पर बातें, कक्षा में गतिविधियाँ, तथ्यों की व्याख्या और चित्रों की समीक्षा के माध्यम से वे अपने जीवन व अपने आसपास के समाज पर विचार करें और सवाल करें। तो क्या होगा, जो विद्यार्थी हैं तो इस बात के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए कि विभिन्न शैक्षणिक पद्धति है, जैसे कहानी हो गया, जैसे विशेष अध्ययन पर है, जैसे कक्षा में गतिविधियाँ हो गई, जैसे तथ्य की व्याख्या हो गया, जैसे चित्र की समीक्षा हो गया और अपने जीवन व अपने आसपास के जो समाज पर विचार है तो उस पर विचार करें और सवाल करें। जेंडर शब्द के आने पर अक्सर एक खास दृष्टि से लोग यह अधूरा अर्थ भी लगा लेते हैं। तो जो जेंडर शब्द है ना, तो उस पर क्या है, एक खास दृष्टि से लोग यह अधूरा अर्थ भी लगा लेते हैं कि यह केवल महिलाओं या लड़कियों से जुड़ा हुआ है और इसलिए इन अध्यायों में इस बात की सावधानी रखी गई है कि केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि
क्या केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी जेंडर की चर्चा में सहभागी हों। तो इसमें लड़का लड़की दोनों की सहभागी का चर्चा दिया गया है। देखिए अध्याय 4 में तो विशेष अध्ययनों जैसे केस स्टडीज को शामिल किया गया है जो अलग अलग समय और स्थानों से संबंधित है और हमारे सामने यह बात रखते हैं कि लड़के और लड़कियां कैसे बड़े होते हैं और उनकी सामाजिक भिन्नता कैसे रूप लेती है। ये उदाहरण छात्र छात्राओं को यह समझने में सहायता देंगे कि समाजीकरण हर जगह एक सा नहीं है, वह समाज से निर्धारित होता है और इसमें समय के साथ सतत परिवर्तन चलता रहता है। तो जो समाजीकरण है ना, तो वह हर जगह ऐसा नहीं है, वह समाज से निर्धारित होता है और इसमें समय के साथ सतत परिवर्तन मतलब लगातार परिवर्तन चलता रहता है। और ये अध्याय हमें यह भी बताते हैं कि जैसे समाज में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग भूमिकाएं देखी जाती है, कैसे उनके लिए अलग अलग मूल्य है उसको निर्धारित किए जाते हैं और यहीं से भेद और असमानता की शुरुआत होती है। तो फिर क्या होती है, यहीं से जो भेदभाव है और जो असमानता है तो उसकी शुरुआत होती है। एक चित्रित कथापट यानी स्टोरी बोर्ड के माध्यम से बच्चे के जो घर के तमाम कामों पर बातें करेंगे जो मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। तो वे विचार करेंगे कि कैसे घर में महिलाओं के काम को काम नहीं माना जाता या फिर उसे अवमूल्यित किया जाता है। तो फिर उसको कोई मान नहीं दिया जाता है, मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। एक महिलाओं के काम का, घरेलू काम का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो किस प्रकार से नहीं दिया जाता है, तो उसको इस पर स्टोरी बोर्ड में लिया गया है। ठीक है। फिर देखेंगे अध्याय 5, कार्य के क्षेत्र में लिंग आधारित भेदभाव पर केंद्रित है। जो कार्य है उस क्षेत्र में लिंग आधारित भेदभाव पर केंद्रित है और समानता के लिए किए गए महिलाओं के संघर्ष को भी प्रस्तुत करता है। कक्षा की गतिविधि में बच्चे काम और पेशे को जो बच्चे हैं काम और पेशों को लेकर समाज में प्रचलित रूढ़िवादी मान्यताओं पर सवाल करना शुरू करेंगे। इस अध्याय में इस ओर भी संकेत मिलेंगे कि कैसे लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा जैसे अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं है। तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि कैसे लड़का लड़की को शिक्षा समान अवसर पर नहीं मिलते हैं ना। 19वीं और 20वीं सदी की दो महिलाओं के जीवन की कहानियों में बच्चे देखेंगे कि इन स्त्रियों के लिए मुक्ति का संघर्ष कैसे शुरू हुआ और लिखाई पढ़ाई लिखने के सीखने ने उनके लिए जो इनके जीवन को कैसे बदला। तो जो लिखाई पढ़ाई है तो सीखने में इनके जीवन को कैसे बदला। बड़े परिवर्तन सामान्यतः सामूहिक संघर्ष से ही होते हैं। जो बड़ा परिवर्तन है ना, तो वो सामूहिक संघर्ष के द्वारा ही होता है। और इस अध्याय के अंत में एक चित्र निबंध है तो जो स्त्री आंदोलन द्वारा परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई नीतियों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इसमें एक चित्र निबंध भी दिया गया है जिसमें स्त्री आंदोलन द्वारा परिवर्तन किया गया उपयोग में लाई गई एक नीतियों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर की बात थी, मतलब ऊपर में जो लिखा हुआ था। तो इसमें किस प्रकार से इस पाठ को पढ़ना है, किस प्रकार से इस पाठ के बारे में क्या समझ है, किस बारे में कहा गया है, तो उसके बारे में इस पाठ के बारे में ऊपर में लिखा गया था। ठीक है। तो ये अध्याय 4 है और हम लोग पाठ की पढ़ाई शुरू करेंगे। लड़के और लड़कियों के रूप में जो लड़के हैं और जो लड़कियों हैं तो उनके रूप में जो बड़ा होना, तो किस प्रकार से बड़ा होना है, दोनों के बीच में भेदभाव। ठीक है। जो लड़का है और जो लड़कियों हैं तो उनके रूप में बड़ा होना। ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है और उसकी अस्मिता यानी उसकी जो पहचान है, जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है। ठीक है। जिस समाज के बीच में जब हम लोग बड़े होते हैं तो वो हमें सिखाता है कि लड़की और लड़कियों का कैसा विवाह स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? तो इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। और इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। तो
तो स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं तो उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम ये भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुषों के बीच स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। तो ये सब इस पाठ में देखेंगे। जो असमानता है, जो विधवा है, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। तो ये 1920 की बात है जब सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना किस प्रकार से था। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर की, देखिए प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। जो सामोआ द्वीप है ना, तो वहाँ पर प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है और जो छोटे छोटे द्वीप के समूह का एक ही भाग है। वहाँ पर क्या है, जो छोटा छोटा द्वीप है, छोटा छोटा द्वीप है, तो ये द्वीप का समूह, जो द्वीप के समूह है, तो एक ही भाग है। और सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार, जो रिसर्च किए गए हैं, तो उसके अनुसार 1920 के दशक में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो वो बड़े से और जो वयस्क हैं उनसे बहुत सारी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर, मतलब दूर की यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे, वो बचपन के अलग अलग टाइम पर सीखते थे। ठीक है, छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं, ये बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। जैसे छोटा बच्चा चलना शुरू कर देते थे तो उसकी माताएं या बड़ा लोग उसका देखभाल करना बंद कर देते थे। ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो घर का बड़ा बच्चा होता था उसके ऊपर आ जाता था। ठीक है, और जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। तो हम लोग क्या था, जो प्राय 5 साल के आसपास के या उससे थोड़ा सा बड़ा होता था। ठीक है, और लड़के और लड़कियों दोनों क्या अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वो बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था। ठीक है, जब कोई भी लड़का 9 साल का हो जाता था तो वो बड़े लड़कों के समूह में शामिल हो जाता था और क्या करते थे, बाहर के काम को वो लोग सीखने लगता था। जैसे मछली पकड़ना हो गया, जैसे नारियल के पेड़ लगाना आदि। लड़कियां जब 13-14 साल की नहीं हो जाती थी तो छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करते रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल के हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। बात करें 13-14 साल हो जाने के बाद तो लड़कियां अधिक स्वतंत्र हो जाती थी और लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे क्या हो जाते थे, मछली पकड़ने जाती थी। तो 14 वर्ष की उम्र में के बाद वे लोग क्या करते थे, मछली पकड़ने जाती थी। अब बागानों में काम करती थी, डलिया और बुनना सीखती थी। और क्या करती थी, डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी क्या करती थी, मदद करती थी। ठीक है, फिर जो लड़कियां 14 साल के हो जाने के बाद क्या करती थी, डलिया बुनना सीखती थी, बागानों में काम करती थी, मछली पकड़ने जाती थी। फिर क्या करती थी, रसोई घरों में भी वो लोग काम करती थी, खाना बनाने का काम करती थी। और जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। जो लड़का और लड़की होते थे उनके अलग से बनाए गए रसोई घरों में होता था। ठीक है, तो अलग से घर होता था। और 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के जो 1960 के दशक में है, 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होना। अब देखेंगे 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना किस प्रकार से था। देखिए, ये लड़कियां स्कूल जा रही हैं एक समूह में। निम्नलिखित आरेख 1960 में मध्य प्रदेश के छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश का है। 1960 के दशक में एक छोटे शहर में रहने वाले लोगों के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। और कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों की स्कूल लड़कों की स्कूल से बिल्कुल
क्या होते थे, अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था। उसका स्कूल है, उसके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलते थे। तो ये जो आंगन है ना, ये स्कूल के बीच में है, तो ये बाहरी दुनिया से अलग होके इस आंगन में खेलते थे। ठीक है। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था। बात करें लड़कों के स्कूल में, तो उसका कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने के मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था। उसका खेलने का मैदान एक खुला जगह था, और जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। तो बात करें, लड़के का खेल का मैदान भी बड़ा होता था, और हर शाम लड़के बड़े झुंड में मिलकर बहुत सारे लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। और सैकड़ों जो सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। ये बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। ठीक है। तो ये बात क्या थी, लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, और दौड़ने और खेलने के लिए, और साइकिल चलाने के लिए, और कर्तव्यों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। तो जो सड़क है, तो उसमें केवल लड़कों का ही ज़्यादातर समय बीतता था, और वो लोग का ऐसे ही खड़ा खड़ा खाली समय बिताना, दौड़ने खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, कर्तव्य को आजमाने के लिए, इन सारे कार्यों के लिए लड़कों के लिए खाली सड़क होता था। लेकिन लड़कियों के लिए एक पतली गली से होते हुए सीधे घर तक पहुंचना होता था। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। लड़कियां क्या होती थी, एक समूह में एक ग्रुप बनाकर, टोली बनाकर जाती थी, और उन्हें इस बात का डर होता था कि शायद उन्हें कोई छेड़ न दे और उन पर हमला न कर दे। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं, और हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभव से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। तो बात करें, हम अपने परिवार के बुजुर्ग से बात करेंगे तो उनका बचपन और हमारा बचपन काफ़ी भिन्न था, और हो सकता है इसको उनके बचपन में ज़्यादा छूट ना मिल पाया हो। लेकिन अभी का समय में, अभी का हमारे बचपन के समय की बात करें तो हम लोग को बहुत सारी जगह पर छूट भी मिला, और क्या कहते हैं, अपना जो निर्णय है स्वयं लेने के लिए भी मिला। और हम यह भी क्या करेंगे, यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में अंतर स्पष्ट करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। तो हमारा समाज क्या है, लड़के लड़कियों को अंतर स्पष्ट करता है, और ये बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। तो बात करेंगे जो उदाहरण की, तो उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को फ्राई खेलने के लिए कारें दी जाती हैं, और लड़कियों को गुड़िया। फ्रेंड्स, यहाँ से ना पेडागोजी का क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है। ऐसा पूछा जा सकता है कि एक लड़का को कार दिया जाता है और एक लड़की को गुड़िया दी जाती है, तो क्यों दिया जाता है। तो ये सारे इस तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है हमारे सीटेट एग्जाम में। इसलिए ये सब अच्छा से देखना है और समझ के पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया है, जो लड़कों का जो बात कर रहे थे ना कार की, तो वही बात है। तो लड़कियों को, जो लड़का को कार दिया जाता है और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, तो खिलौना तो दोनों ही है ना। कार कोई थोड़ा ना सजीव का है, ना ही गुड़िया ही सजीव का है। दोनों तो खिलौना ही है ना। दोनों में खेलने में मज़ा आएगा। दोनों से ही खेलने के लिए बच्चे उत्साहित होंगे। इसमें क्या अंतर है, कार दे या गुड़िया दे, है तो वो खिलौना ही है ना। तो फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों की कारें क्यों दी जाती है। तो ये दिमाग में हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि लड़कों को कार और लड़कियों को गुड़िया क्यों दी जाती है। खिलौने बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं
कि जब वे देखिए जो खिलौना दिया जाता है ना, तो इसमें बच्चों को बताने का एक माध्यम बन जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो ये उनका भविष्य क्या होगा। अगर हम विचार करें तो ये अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। तो क्या है, यह प्राय प्रतिदिन की जो छोटी छोटी बात है ना, वो बनाकर रखा जाता है। जो यह अंतर है, तो प्राय क्या है, ये प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। फ्रेंड, मैं इसलिए इसको 2 बार 3 बार दोहरा देती हूँ कि इसको अच्छे से आप लोग समझ में आए, आप लोग अच्छे से समझ में आए, और आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग का एग्ज़ाम भी इससे बेटर बन पाएगा और बेटर जाएगा। ठीक है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो फिर लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। लड़की पार्क में कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से। क्या बात है भाई, लड़कियों को क्यों धीमी आवाज़ से बात करना चाहिए, लड़कों को क्यों रौब से। यही हमारा समाज सिखा रहा है ना कि तुम लड़का हो और तुम लड़की हो। तो यही बता रहा है हमारा समाज, हमारे परिवार के लोग, कि लड़का लड़की में भिन्न है। ठीक है। ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं कि जब ये बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषय या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। तो यही प्रभाव क्या होता है, ये हमारे अध्ययन का, ये हमारे व्यवसाय का चुनाव करने पर भी पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, एक चित्रकथा है, इसमें दिया गया है, मेरी माँ काम नहीं करती है। देखिए फ्रेंड, एक बच्चिया बोल रही है कि मेरी माँ काम नहीं करती है। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं, रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है, क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकते हैं। तो कह रही है एक बच्ची अपनी माँ से, तो मम्मी क्या आप हमारे साथ जा सकते हैं कि रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है, और क्या आप ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ काम पर चल सकते हैं, क्या कहते हैं, छुट्टी पर चल सकते हैं। तो फिर बोल रही, ऐसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती है। तो बता रही कि वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है और क्योंकि वे कोई काम नहीं करती है। देखिए फ्रेंड, बता रही कि वो कोई काम नहीं करती है, वो घरेलू काम करती है तो कोई काम नहीं करती है। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कि तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है। तो फिर उसकी माँ बोल रही है कि क्या तुम जानती हो सोनाली कि जसप्रीत की माँ 5 बजे उठ जाती है और घर के सारे काम करती है। तो हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। तो फिर बता रही है सोनाली, मम्मा ये तो कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। ओह, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो। चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। तो फिर उसकी मम्मी बोल रही है, तो क्या तुम इस तरह सोचते हो। चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। फिर वो दोनों उसके घर जा रही है, जसप्रीत के घर। श्री सिंह के घर पर हरशरण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। तो फिर सोनाली की माँ बोल रही है उसका जसप्रीत की पापा से कि हरशरण, जो आपकी पत्नी है ना वो कोई कामकाजी महिला नहीं है। तो फिर बोले, पर आंटी क्या वाकई ये ठीक नहीं है। तो फिर बता रही जसप्रीत कि क्या ये ठीक नहीं है, मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो फिर बोल रही कि मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम नहीं करती है। तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती हो। तो फिर सोनाली की माँ बोल रही है, जसप्रीत की माँ, जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम आराम क्यों नहीं करती, और एक बार जरा इन्हें ये सब कुछ करने दो। तो फिर बोल रही कि जसप्रीत है, तो बोल रही कि जसप्रीत तुम आराम कर लो, कि इन लोग को ऐसा लगता है कि तुम कुछ काम नहीं करती है, तो तुम आराम कर लो और इन लोगों को इन्हें सब कुछ करने दो,
सब कुछ काम खुद करने दो। तो क्या बात है, ठीक मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। तो फिर बोले कि क्या बात है, ठीक है तो मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह कितना मज़ा आएगा। फिर बोल रही है वाह कितना मज़ा आएगा, कल पापा के, ये बच्चा है ये बोल रहा है कि ये बच्ची है, ये बोल रही कि कितना मज़ा आएगा कि कल हम लोग पापा के साथ मिलकर काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे, हे भगवान समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। तो फिर हर हाँ, फिर क्या मैं क्या जानूँ, याद है ना मैं तो हड़ताल पर हूँ, आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। तो बोले कि क्या बात है, मैं क्या जानूँ, आज तो मैं हड़ताल पर हूँ ना। ओह ओहो, ये तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो जल्दी, और हरमित को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन कर दे। क्या करें, हरमित को कहो कि वो पंप का स्विच ऑन करे, ठीक है। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा, अरे ये भी इसके बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। फिर देखिए मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचाया हो, पूरा तूफान मचा हो, ठीक है। क्या तुम सोचते हो कि तुम सुबह सुबह तुमने घर को ऐसी जैसी हालत में छोड़ा था वो वैसी हालत में दिन भर रहेगा। तो तुम क्या सोचते हो कि जो सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वो ऐसी ही हालत में दिन भर रहेगा ना। हरमित कमबख्त चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी हुई है। तो फिर हरमित बोल रहे हैं कि कमबख्त चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी हुई है। जी हाँ, ही क्या अभी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। तो फिर हंस रही हो, बोल रही कि क्या अभी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, और अभी तो मैं उन्हें क्या याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है, और पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। तो अधिकांश समाज में हमारा क्या सोचा जाता है, जो पुरुष और स्त्रियां हैं तो उनका हैसियत एक जैसी नहीं होती है, और उनका काम भी एक जैसा नहीं होता है, और उसके काम का काम नहीं समझा जाता है। तो फिर देखेंगे कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे हो। तो फिर यह असमानता कैसी है, ठीक है, कैसे है। देखेंगे घरेलू काम का मूल्य। आप देखेंगे घरेलू काम का मूल्य। हरमित के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का काम, देखिए जो हरमित का परिवार है ना, हरमित के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का काम जो करती थी वो वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों को ही होती है, ठीक है। तो ये सारी जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है। तो सारी जगह मतलब सारी दुनिया की बात करें तो लगभग में ऐसा ही होती है कि स्त्रियों की घर की काम का कोई मूल्य नहीं होती है। जैसे देखभाल संबंधी कार्य, जैसे कि बात करें देखभाल संबंधी कार्य हो गया, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसीलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है ना। तो फिर इन कार्यों के लिए समाज अधिक महत्व नहीं देता है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। देखिए फ्रेंड, ये एक माँ बेटी का, ये यहाँ पर एक माँ बेटी है जो मिलानी अपनी बच्ची के साथ है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में केवल हरमित की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी, ठीक है। तो काफ़ी काम हरमित की माँ ही घर के काम नहीं करती थी,
काफ़ी सारा काम मंगला भी करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। और बहुत से घरों में, विशेषकर जैसे शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है और वे बहुत काम करते हैं। झाड़ू लगाना, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, जैसे छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। और हाँ, क्या कहते हैं, जो कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है और घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी नहीं दी जाती। मजदूरी भी क्या होती है, कम दी जाती है। और जो घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद भी जो नौकरी पर रखे जो होते हैं, उनका मालिक भी उन्हें ढंग से उनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं, सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में एक घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मिलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया है। तो दिल्ली पर एक घरेलू काम कर रही एक स्त्री के अनुभव है, वो बताइए। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। तो क्या 3 मंजिले भवन में रहता था? मैम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी और हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और हमें 2 रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। तो फिर शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, तो दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? तो वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं और इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और गैर लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्टे सिर पर ढोने पड़ते हैं और कपड़े धोने जैसे, सफाई करने जैसे, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने और उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में जो लंबा समय लगता है, जो लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है, तो स्त्रियां जो काम करती है वो भारी और थकाने वाली शारीरिक काम होता है ना। जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते हैं। जो घर का काम है ना, और जो देखभाल का काम है, तो इसको एक अन्य पहलू है। ये क्या है? एक अन्य पहलू है, ठीक है, जिसको हम लोग इसका महत्व नहीं देते हैं, और वो है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें, तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। जो घर का काम में लंबा समय लगता है ना, अगर इसका तुलना करें बाहर के कामों से, तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से भी अधिक काम करती है। यहाँ पर एक तालिका दिया हुआ है जो भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं। ये 1998 से 1990 तक का है, 1990 तक का है, 1990 का है ना, 1999 का है, 1998 से 1999 का तक है। देखिए, क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? देखिए यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो क्या आप लोग भर सकते हैं? कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर राज्य दिया हुआ है, इस जगह पर राज्य दिया हुआ है हरियाणा, तमिलनाडु। स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह, यानी जो स्त्रियाँ काम करती है प्रति सप्ताह में 23 घंटा।
स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह 30 घंटा, जो घरेलू काम है वो 30 घंटा, और जो कार्य करती है वेतन के हिसाब से तो वो 23 घंटा। और स्त्रियों के कुल काम के घंटे कितना समय हो गया, यानी 23 और 30 मिला के कितना हो गया, 30 20 50 और इधर 53 घंटा ना। और पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे यानी प्रति सप्ताह 38 घंटा, और पुरुषों के अवैतनिक यानी घरेलू काम के जो घंटा है वो 2 घंटा, यानी टोटल हो गया 40। इधर में 53, इधर में 40। और इधर तमिलनाडु में 19 घंटा वेतन के अनुसार और वेतन सहित, और घरेलू काम 35 घंटा। टोटल कितना हुआ 9 5 14 3 1 4 1 5, यही ना 54, 54 घंटा। और इधर इधर 54 घंटा, और इधर पुरुषों का वेतन के अनुसार 40, वेतन सहित इसको कितना 40 घंटा, और 4 घंटा एक्स्ट्रा घरेलू काम में, घरेलू काम में 4 घंटा यानी 44 घंटा। इधर 54 घंटा, इधर 44 घंटा। देखिए स्त्रियाँ कितना ज़्यादा काम करती है और पुरुष को देखिए कितना कम। तो ये 1998 से 99 तक का जो सांख्यिकी संगठन द्वारा एक अध्ययन है, तो उसका आंकड़ा दिया हुआ था। महिलाओं का काम और समानता, तो फिर जो महिला का काम है और जो समानता है उसको देखना है। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू व देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। तो ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच जो असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। ठीक है, इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं तो वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और बात करेंगे। उदाहरण के लिए जो सरकार जानते हैं कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है, और इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार काम या कार्यक्षेत्र चुनेगी। पूरे देश के कई गाँव में शासन ने आंगनवाड़ी और बालवाड़ियाँ खोली है। और शासन ने एक कानून भी बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी क्रेच की सुविधा देनी होगी। और बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। ऐसे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। ये जो महिला कर्मचारियों की संख्या 30 है ना, ये वाला क्वेश्चन 2024 में अगस्त वाला सेशन में हुआ था। ये वाला क्वेश्चन 2024 का अगस्त वाला सीटेट में आया था। ठीक है, देखिए किस प्रकार से एक मध्य प्रदेश में एक आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे हैं। बहुत सी स्त्रियां जैसे कहानी में सोनाली की माँ और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया, घर के अंदर वो बाहर दोनों जगह काम करती है, तो इसे प्राय महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। तो जो घर का काम भी करती है और बाहर का काम भी करती है, मतलब ऑफिस का भी काम करती है और घरेलू काम भी करती है, तो इस काम को क्या कहेंगे, दोहरे बोझ ना, दोहरे बोझ। तो इसको क्या कहा जाता है, दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। देखिए जेंडर इक्वलिटी, ये क्या है जेंडर इक्वलिटी, सतत विकास लक्ष्य लैंगिक समानता। क्या आप सोचते हैं कि यह पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है?
मैं हर कहीं मौजूद मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी वो तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं। यह भाग औरत को चाहिए, यह भाग औरत को चाहिए अपना अधिकार। महिला जागरण केंद्र पंचवटी नगर, राजेंद्र नगर, पटना। असहाय पीड़ित महिला कल्याण संस्था पंचकुट्टी खगड़िया। ये डिजाइन कला कोशिश फ्रेजर रोड पटना का है। ठीक है, ये पोस्टर बंगाल की तो ये पटना का था और ये पोस्टर बंगाल की, ये वाला पोस्टर है, ये वाला पोस्टर है बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया। क्या इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? तो नारा तैयार करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुए और आप लोग को समझ में आ रही होगी और फिर मिलेंगे दूसरा चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।